हेलो दोस्तों। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम गवर्नमेंट जॉब के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे और हमारा एम होगा गवर्नमेंट जॉब, जिसके नोट्स मैं खुद बनाऊंगा और अपनी रिसर्च से सभी बुक्स में जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल है या फिर सभी टीचर्स की क्लासेस में जो मटेरियल है उस सारे मटेरियल को एक नोट्स के रूप में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और पढ़ाऊंगा, उसे समझाऊंगा भी। आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से सब आ जाएगा। और इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। मेनली नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके हम इंडिया लेवल की पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर कुछ पढ़ना होगा जैसे कंप्यूटर या फिर बैंकिंग से रिलेटेड जो भी होता है वो हम पढ़ लेंगे, करंट वगैरह सब। इसमें हम मैथ्स की क्लास लेंगे एक, उसके बाद जीके में 2 पार्ट्स में के क्लास लेंगे, पहले में हिस्ट्री और दूसरे में स्टैटिक। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लास लेंगे, उसके बाद रीजनिंग। तो मैथ्स से ही शुरू करते हैं। आज फर्स्ट है तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। मैथ्स में एडवांस भी पढ़ेंगे, अर्थमेटिक भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी कैलकुलेशन की ट्रिक्स पे काम करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले सीखना होता है डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है, हमें जो क्वेश्चन दिया होता है वो क्वेश्चन में जो डाटा है उसका हम सम निकालते हैं। सम निकालने के मेथड मैं भी बताऊंगा, बट वो जो सम निकालते हैं ना, सम को फिर मैच करते हैं जो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं उस वाले डाटा से। उनका ऑप्शन का सम निकाल के जो सेम आ जाता है वही ऑप्शन हमारा सही होता है। तो ये बहुत ही जल्दी होता है काम। 10-20 सेकंड में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो डिजिटल सम के द्वारा ही होता है वो। इसीलिए सीजीएल में इनमें थोड़े टाइम में बड़े बड़े कैलकुलेशन पूछते हैं, उनके पीछे ट्रिक्स होती हैं। जैसे कि डिजिटल सम एक मेथड है जिसके द्वारा हम कुछ करेंगे। देखते हैं डिजिटल सम क्या है। ये यूज होता है फॉर क्विक चेकिंग ऑफ आंसर्स और आंसर फ्रॉम ऑप्शंस। मतलब इसमें LHS, मतलब जो LHS का मतलब है जो क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर दिया हुआ होगा उसका डिजिटल सम हम निकालेंगे, और RHS मतलब ऑप्शन में जो नंबर दिया रहेगा उसका डिजिटल सम निकालेंगे। जैसे दोनों का डिजिटल सम 3 और 3 मैच हो गया तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। किसी संख्या को तब तक जोड़े जब तक कि अंक 1 ना आ जाए। मतलब 138 को आपस में जोड़ दो, 8 3 11 और 1 12। 12 तो 2 अंकों की संख्या, तो फिर से आपस में जोड़ दो 12, 2 और 1 3। ठीक है, समझ गए। मतलब सिंगल डिजिट मिला ना इसे, बस इतना सा काम है। और इसका यूज कहाँ पे होता है? गुना, भाग, जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, दशमलव, सब जगह इसका यूज होता है। अब इस यूज कैसे करना है वो देखते हैं। डिजिटल सम कैन भी 0 1 2 3 4 0 9 हो सकता है। 0 9 हो सकता है क्योंकि 2 डिजिट में आएगा नहीं, 1 डिजिट में लेकर आना है अपन को। 2 डिजिट में आए तो फिर से आपस में जोड़ दो, 1 डिजिट में आ जाएगा। जैसे किसी डिजिटल सम आया 36, तो उसे आपस में जोड़ दो, 3 + 6 9 आ जाएगा उसका डिजिटल सम। अब 9 की एक ट्रिक भी है। 9 में अगर अपन कुछ भी जोड़ेंगे उसके बाद जो अपने पास संख्या आएगी, अगर उसको भी जोड़ेंगे तो वो वही संख्या आएगी। जैसे 9 में 1 जोड़ा तो 10 आया, 10 का डिजिटल सम क्या हुआ? 1। 1 क्या था? जो शुरू में जोड़ा था, समझे कुछ। 3 में 9 जोड़ा 12, 12 का डिजिटल सम क्या है? 3। अब 3 क्या है? 3 तो वही चीज़ है ना जो वहाँ जोड़ी गई थी। 5 है, 5 में 9 जोड़ा 14, 14 का डिजिटल सम क्या है? 5 है। 5 क्या था? शुरू में जोड़ा था। मतलब 9 में कुछ भी जोड़ दो वो वही आएगा जो जोड़ा था, वही उसका डिजिटल सम होता है। और 9 में गुणा करोगे कुछ की भी संख्या, जैसे 9 से 1 को गुणा करो 9, डिजिटल सम 9। 2 से गुणा करा 18, 18 डिजिटल सम 9। कुछ से भी गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, जो भी अंक आएगा उसका डिजिटल सम 9। 6000 से गुणा कर लो 9 को, तो भी उसका डिजिटल सम 9 नहीं आने वाला। मतलब गुना वाले प्रश्न में अगर आपको कहीं पर 9 दिख जाए तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 होगा। ठीक है, सम हमेशा 9 होगा, चाहे वो संख्या पॉइंट में क्यों ना हो। अब यहाँ पे 1.200809 का डिजिटल सम कैसे निकलेगा? तो इसका निकलेगा 1 + 2 3 and 8 11 and 9 20।
इसका डिजिटल सम, इस वाली संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, 20 होगा। 20 के बाद 2 और 0 2, तो डिजिटल सम होगा 2। ठीक है, लेकिन ये 9 से भी गुना हो रहा है, तो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इजिकल टू 18, 18 का हो जाएगा 9, डिजिटल सम 9 आएगा। मतलब किसी भी संख्या को गुना करने पर उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा भाई। ठीक है, हर अंक 9 में जोड़ने पर, हर अंक में 9 जोड़ने पर सम वही अंक आता है, तो 9 को हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 9 जोड़ लो डिजिटल सम वही संख्या आएगी। मान लो आपके पास एक चेयर है और उसके ऊपर कुछ रख देते हैं तो भी सिर्फ चेयर ही है, तो मतलब कुछ रखा ही नहीं है ना। तो 9 है जो 9 तो 0 ही हो जाएगा। 9 जहाँ भी दिखे 0 कर दो, जुड़ के 9 आ रहा 0 कर दो बस। जैसे ये संख्या है 2 4 6 7 5 3 9, 9 है, 9 दिखा काट दो, ये है ही नहीं ऐसे मानना है। जहाँ भी 9 बन रहा है काट दो, 5 4 काट दो, 7 9 7 2 काट दो, 6 3 9 बन रहा है काट दो। तो इसका डिजिटल सम 0 आएगा, 0 मान लो या 9 मान लो, एक ही बात होती है वो। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, किसी शहर की जनसंख्या है अपने पास 45,000, तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा 9। अब 2% घटती है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, ये सब चीज़ हमें देखनी ही नहीं है कि 2% घटती है बढ़ती है जनसंख्या क्या है। बस अपने को डाटा मिल गया 45,000, 45,000 का सम जो आया है 9 आया है, 9 या फिर हम 0 भी मान सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस, उसमें जैसे एक ऑप्शन आया 2 3 6, इतनी जनसंख्या होगी, ये ऑप्शन दे रखा है, तो इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 6 3 9 2 11, 11 का 2, 11 डिजिटल सम 2, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ उसमें ऑप्शन ऐसा दे रखा है जैसे 43 218 ऑप्शन दे रखा है उसमें, तो इसका डिजिटल सम 8 1 9 कट जाएगा, 4 3 7 2 9 कट जाएगा, 0 आएगा। डिजिटल सम क्या आएगा 0, 0 को हम 9 भी मान सकते हैं, 0 या 9 एक ही बात होती है, 0 या 9। और यहाँ पे भी क्या आया था 0 या 9, मतलब 9 आया था मान लो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इसका जोड़ के देख लो 9 ही आएगा डिजिटल सम। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बस ऑप्शन से चेक करते हैं। ये डिजिटल सम का छोटा सा कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत हेल्प करता है सवालों को जल्दी करने में। यदि किसी भी संख्या का मल्टीपल 9 है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही होगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। बस इसकी इतनी सी बात है। मल्टीप्लाई वाला तो और भी सरल है। ये 7 का मल्टीपल वाला थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसे बाद में समझेंगे हम। अब जैसे क्वेश्चन है, अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारे पास ये दे रखा है 1039.5 बटे 9 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं देखना है अपन को, आयतन वगैरह जो भी निकालना कुछ नहीं देखना है, बस डिजिटल सम देखो। इसका डिजिटल सम क्या है, सॉरी बटे 9 नहीं है, ये तो 9 मैंने लिख रखा है, इसका डिजिटल सम लिख रखा है मैंने। तो इसका डिजिटल सम 5 और 9 14 और 3 17 और 1 18, इसका डिजिटल सम क्या है 18। 18 सिंगल डिजिट में लाने के लिए 8 1 9, तो इसका डिजिटल सम 9। जिस भी ऑप्शन का 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे डिजिटल सम 9 आ जाएगा, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये एक ऑप्शन अगर हमें आंसर शीट होती है हमारे पास, तो ये ऑप्शन उसमें दे रखा था जिसका डिजिटल सम अगर हम निकालें 2 4 6 2 8 और 5 13 और 5 13 5 18, 18 का डिजिटल सम वही 9 आ जाएगा। इसका भी क्या आया था 9 आया था, ये 9 में डिजिटल सम लिख रखा है ये वाला 9, इसका मतलब है इसका डिजिटल सम 9 है। तो 18 का यहाँ से भी 9 आया, यहाँ से भी 9 आया, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। बस एक ही ऑप्शन चेक करना है, इतनी जल्दी सवाल हो जाएगा आपका। अब जैसे किसी त्रिज्या दे रखी 21, आयतन पूछा है, आयतन पूछे, क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्या का स्क्वायर या क्यूब तो होना ही होना है, स्क्वायर या क्यूब। अब 21 है, 21 का स्क्वायर भी करें हम, मतलब आयतन में तो क्यूब होगा, लेकिन अगर स्क्वायर भी करते क्षेत्रफल पूछता तो भी 21 तो लिखा ही जाता क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर करेंगे तो 21 के फैक्टर क्या होंगे, 21 के फैक्टर होंगे 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 7, फिर से ये होंगे 7 21 7 21। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो 3 और 3 3 3 कितना हो रहा है 9,
मतलब डिजिटल सम 9 से गुणा हो रहा है, मतलब 9 से किसी भी संख्या गुणा कर दो उसका डिजिटल सम 9 ही आने वाला है। मतलब जो भी ऑप्शन हमारा डिजिटल सम 9 देकर जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास बुक नहीं है, बुक में एक क्वेश्चन था जिसमें ये वाला ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, ये इस 9 को इग्नोर करो, ये तो मैंने वैसे लिख रखा है डिजिटल सम। ये वाला ऑप्शन उसमें दे रखा है 19404, तो इसका 448 89 17 + 1 18, 18 का 9, डिजिटल सम 9 आ रहा है, हमारा भी 9 आया था इसका, क्योंकि 3 × 3 9 हो गया था, और 9 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो 9 ही आएगा उसका डिजिटल सम। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एडिशन कल करेंगे, एडिशन से ऊपर बस एक क्वेश्चन बच रहा है। 3 + 3², ये 9 इग्नोर करो, ये तो मैंने जोड़ रखा है इसलिए लिख रखा है। 3² 3³ + 3 पावर 8 तक हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है जिसका हमें सम निकालना है। तो 3² है यहाँ पे, इसमें तो 9 आएगा नहीं, 3² में तो 9 आएगा, 3³ में 9 आएगा। 3³ का क्या मतलब होता है, 3 × 3 × 3 9 तो आएगा, 9 तो हर जगह आएगा, 3 की पावर 8 में भी 9 आएगा, बस यहाँ पे 9 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को तो अलग लिख लेते हैं, जो फर्स्ट में 3 है ना उसको तो अलग लिख लेते हैं, ये हमने लिख लिया फर्स्ट वाला 3। अब सब में 9 आएगा तो 9 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ वो तो 9 ही रहेगा। 9 और 3 12, और 12 का डिजिटल सम 3, तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ जाए वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जैसे ये वाला ऑप्शन एक दे रखा था, 4 ऑप्शंस में से मैंने वही लिखा है, एक ही लिखता हूँ मैं, 9 और 8 17 हो जाएगा, और 4 21, 21 का डिजिटल सम 3 इसका आ रहा है, और 3 हमारा आया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना चेक करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी चीज़ें होने लग जाएंगी। बस मैथ तो हो गया आज की। अब आते हैं अपन जीके पे। जीके को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, हिस्ट्री एंड स्टैटिक। हिस्ट्री के साथ हमारी पॉलिटी चलेगी, ज्योग्राफी चलेगी, और एनवायरनमेंटल चलेगा। स्टैटिक ख़त्म होने के बाद अपनी साइंस चलेगी, कंप्यूटर चलेगी, उसके बाद हम रिवीजन और करंट करेंगे, और अगर हमारा हुआ कुछ तो अपन आगे के लिए बैंकिंग वगैरह के लिए जो भी एक्स्ट्रा जो पढ़ना होता है सीजीएल वगैरह में, टाइपिंग वगैरह, वो भी करेंगे। बट अभी तो यही कर ले, 4 सब्जेक्ट जो मेन है वही करते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहला है, इंट्रोडक्शन से ही चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो बीसी और एडी जानना पड़ेगा आपको। बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फुल फॉर्म है इसकी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ईसाइयों का जो गॉड था उसके बर्थ से पहले, मतलब उसका जन्म हुआ उससे पहले के समय को बीसी कहते हैं, और बाद के समय को एडी कहते हैं, और जिस दिन उसका जन्म हुआ उसे 0 कहते हैं, 0, उसे कुछ नहीं कहते। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ये था, और जो अपना कैलेंडर है उसी के अनुसार ये बीसी और एडी डिसाइड किए गए हैं। एडी की फुल फॉर्म होती है एनो डोमिनी, मतलब ये बाद में आता है, जो अब चल रहा है इसे एडी बोलते हैं, 0 के बाद, और 0 से पहले ये काल्पनिक जो काल है अपना ये है बीसी। सेंचुरी को 100 बोलते हैं। 8th सेंचुरी का मतलब होता है 800 से 700 बीसी, बट 8th सेंचुरी। एडी का मतलब जो होगा हमारे पास, एडी का मतलब होगा यहाँ पे 700 से 800 एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी। ये तो ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। ईस्वी अगर 8वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो 700 से 800 वाली जो होगी वो ईस्वी होगी। पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की इसकी उम्र मानी जाती है। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिसाइड करते हैं, एंसेंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। 3 पार्ट्स हैं। एंसेंट जो सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम जितना भी जो भी कुछ हुआ है, मानव कहाँ से आया है, क्या करेंगे, वो सब हम एंसेंट पढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़ते हैं, 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। ध्यान देना, ईस्वी तक, मतलब 7वीं ईस्वी तक, 700 ईस्वी तक सॉरी। उसके बाद हम मिडाइवल पढ़ेंगे। मिडाइवल में हम 7वीं तक तो यहाँ तक पढ़ लिया, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे 8वीं से लेकर 18वीं ईस्वी तक, मतलब 1800 जो सन चला है, सन 1800 तक हम मिडाइवल में पढ़ेंगे। और मॉडर्न में पढ़ेंगे 1800 से बाद का और अब तक का, और उसके बाद करंट पढ़ने लग जाएंगे, तो वही होगा। बस इतनी सी हिस्ट्री है, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। अब एंसेंट में हम देखें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, मेसोलिथिक, वो सब पढ़ेंगे। और मिडाइवल में हम देखें तो इस्लामिक इन्वेजन और
महाराणा प्रताप वगैरह जो भी हैं वो सब पढ़ेंगे। मॉडर्न नई है, नई का मतलब अंग्रेज़ जब आए थे तब से है, अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अपना जो आंदोलन वगैरह हुए थे वो सब पढ़ेंगे। अब एंशंट जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना, जिसे कहते हैं हम पाषाण काल, और यहाँ पर तांबा मिल गया तो ताम्र काल भी इसे कहते हैं, लेकिन पाषाण से ही इसकी पहचान है। इसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला, लिखा तो कुछ मिला ही नहीं क्योंकि मानव कुछ पता ही नहीं था पहले। और आद्य ऐतिहासिक में लिखा तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उनकी भाषा क्या है किसी को पता ही नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में हम पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे लिखा तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया। ऐतिहासिक ये थोड़ा नया है, इसमें लोहे की खोज हो गई थी। आद्य ऐतिहासिक में कांसे की खोज हो गई थी, इसमें लोहे की खोज हो गई थी जिसके लिखित स्रोत मिले और पढ़े भी गए हैं ऐतिहासिक में, जैसे अशोक वगैरह के बारे में, वेदों के बारे में, वो सब ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। तो मानव का जो क्रम माना गया है, मानव जो है सबसे पहला जो मानव जो पृथ्वी पर आया था उसे हम वैज्ञानिक भाषा में कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद जो मानव आए उनका थोड़ा रूप परिवर्तित हुआ, मतलब पहले बंदर की तरह झुके हुए थे, उसके बाद थोड़े से खड़े हुए तो उन्हें कहेंगे होमो हैबिलिस, फिर और थोड़े से खड़े हुए तो उसे कहेंगे होमो इरेक्टस, थोड़ा सीधा हुआ निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, और जो बुद्धिमान जो मानव पृथ्वी पर आ चुका था उसे कहेंगे होमो सैपियंस, जिसकी श्रेणी में हम भी आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियंस। होमो इरेक्टस की खोपड़ी भी मिली है हथनोरा से। होमो इरेक्टस की पहचान कैसे हुई है कि उसकी जो खोपड़ी है वो मिली थी हथनोरा एक जगह है वहाँ पे। तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो देख लेंगे बाद में। मानव जो सर्वप्रथम जो मिला था अफ्रीका में मिला था, और इंडिया में कहाँ मिला था, नर्मदा नदी के घाटे पर। मानव का सर्वप्रथम प्रमाण अफ्रीका से मिलता है, और भारत में प्रथम मानव का प्रमाण नर्मदा नदी पर मिलता है। और मानव सभ्यता, ये सभ्यता का मतलब है मानव सभ्यता सबसे पहले एशिया महाद्वीप में मिली थी। अब हिंदू शब्द जो लैंग्वेज कौन सी है, तो वो फारसी शब्द है हिंदू। हिस्ट्री के जनक जो कहा जाता है उन्हें कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस एक हिस्ट्री लिखने वाले, हिस्टोरी का इन्होंने बुक लिखी थी, और इनको हिस्टोरी का जनक भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री में ही हम एक चीज़ पढ़ते हैं, पुरातात्विक इतिहास। पुरातात्विक इतिहास के जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। पुरातात्विक इतिहास क्या होता है? पुरातात्विक इतिहास का मतलब है वो सब चीज़ें जो पृथ्वी के अंदर दब चुकी हैं पहले से, उनका खंडन करके हम जो पढ़ते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो वो सब। और भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक थे कनिंघम, लॉर्ड कनिंघम, शायद इसका नाम हुआ। कनिंघम ने अपने भारतीय पुरातात्विक इतिहास के जनक कहा जाते हैं। उसके बाद है थॉमसन। थॉमसन एक याद रखना है, थॉमसन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। थॉमसन ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, थॉमसन ने किया था कि इतिहास को 3 युगीन सभ्यता में बांटा था। ये याद रखना, युगीन मतलब पाषाण एक युग हो गया, कांस्य एक युग हो गया, लौह एक युग हो गया, 3 युगीन सभ्यता में बांटा था, तो इसलिए थॉमसन भी याद किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कनिंघम ने की थी। ये रहा अपना कनिंघम जो जनक था, ये वाला कनिंघम, इसी ने किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी 1861 में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं विक्रम संवत किसे कहते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत की थी राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में की थी, 57 BC। उसके बाद एक संवत आता है अपने पास शक संवत, जिसकी शुरुआत अपने पास हुई थी 78 ईस्वी में, इसकी BC में, इसकी AD में। ये ध्यान रखना, 57 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। अब इन दोनों का अंतर निकाले तो 135 ईयर्स का इसका अंतर हो जाएगा, पूछा जाता है ये भी। उसके बाद एक संवत आता है गुप्त संवत, जिसकी शुरुआत 319 से 320 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त ने की थी इसकी, और इसकी कनिष्क ने की थी शक संवत की, विक्रमादित्य ने की थी। उसके बाद एक हिजरी संवत आता है, जिसकी मोहम्मद साहब ने की थी, और बहुत सारे हैं बट यही है मेन। तो
और लास्ट अपना आज का टॉपिक रहेगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही जान लो बस इसका। तो द्वंद्वात्मक एक सिद्धांत दिया था, इसमें शायद क्वेश्चन आ जाए। द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स। ये जो इंट्रोडक्शन है, इससे बाहर कोई इंट्रोडक्शन है ही नहीं। मैंने सारी बुक्स में, लूसेंट है मेरे पास, परमार सर की बुक है, और मैं क्लास लेता हूँ खान सर की और परमार सर की। उसके अलावा मैं उसके बाद क्वेश्चंस करता हूँ, क्वेश्चंस में जो डाटा होता है उससे भी नोट्स में लिखता हूँ। तो सारा जितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितना भी डाटा है वो सब मेरे नोट्स में मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं 2-3 दिन में ये एक पेज तैयार करता हूँ, ढूंढ के सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं। कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का पाषाण युग, तो हिस्ट्री अपनी ख़त्म है आज की। जीके का ही दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके, जिसमें हम आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फेस्टिवल्स का। फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार, आप सभी को पता है। सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश के कुछ फेस्टिवल्स के ऊपर बात करेंगे। आंध्र प्रदेश एक राज्य है भारत का 29 में से। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो हाँ 29 हो गए, अभी 29 हो गए, क्योंकि वहाँ पे अपने को मिला था छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। उससे पहले बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और यूपी से उत्तराखंड भी अलग हुआ था। यूपी और उत्तराखंड भी पहले एक थे। उसके बाद ही राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बना, नहीं तो पहले बड़ा थोड़ी था। कोई ना, वो सब बातें थोड़ी ज़्यादा ही फास्ट हो जाएंगी। इधर आते हैं फेस्टिवल्स पे। फेस्टिवल्स आज का अपना टॉपिक रहेगा, और फेस्टिवल्स में हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल मनाया जाता है फ्लेमिंगो, याद रखना फ्लेमिंगो। उसके बाद कल्याण उत्सव में एक फेस्टिवल मनाया जाता है। येल्लमा जातारा एक मनाया जाता है। दुर्गम्मा विशाखा दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। पूछा जाता है दुर्गम्मा विशाखा कब मनाया जाता है? दिसंबर में। कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर मनाया जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, येल्लमा जातारा, दुर्गम्मा विशाखा जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। उसके अलावा लुम्बिनी है, दक्कन महोत्सव है, उगादि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उगादि दक्षिण का नववर्ष इसे कहा जाता है, दक्षिण का नववर्ष से कहा जाता है, जो कि कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है। ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, 3 जगह मनाया जाता है। तीनों ही जगह का ये क्या है? नववर्ष है। नववर्ष जैसे 1 जनवरी अपना नववर्ष होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अपना नववर्ष अलग होता है। जैसे आंध्र प्रदेश का नववर्ष कब है? जब उगादि वहाँ पर मनाया जाता है, उगादि मनाया जाता है। दक्षिण का नववर्ष है कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है, उनका सेम ही। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से? फ्लेमिंगो, येल्लमा जातारा, कल्याणोत्सवम, फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, येल्लमा जातारा, दुर्गम्मा विशाखा दिसंबर में, दे याद रखना दिसंबर, लुम्बिनी दक्कन महोत्सव, उगादि दक्षिण का नववर्ष है, कर्नाटक और तेलंगाना में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के सभी हो गए हैं अपने। ये इम्पोर्टेंट है, और भी हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतने नहीं है। आगे आएंगे तो क्वेश्चंस में भी आते रहेंगे, तो 1-2 छूटे हैं जो हो जाएंगे। सबको याद करना थोड़ा भारी पड़ता है, इसलिए मैं फालतू को नहीं लिखता हूँ इसमें। दूसरा राज्य अपने पास आ जाएगा असम। असम आपको पता ही, चाय ज़्यादा होती है वहाँ पर। असम में चाय के लिए तो फेमस ही है, तो असम में सबसे पहला आ जाएगा अपने पास चाय। ले लेते हैं चाय महोत्सव असम में मनाया जाता है, चाय महोत्सव। लेकिन असम का जो सबसे फेमस जो त्यौहार है वो है बिहू, असम बिहू, याद रखना असम बिहू। 7 दिनों तक मनाया जाता है, लगातार 7 दिनों तक, और असम का राज्य के त्यौहार है ये, राज्य के त्यौहार। जैसे राजस्थान का एक नृत्य है फेमस, घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है, और उसका राज्य के शायद नृत्य है वो। तो इसी प्रकार असम का जो त्यौहार है वो राज्य के त्यौहार कौन सा? बिहू, 7 दिन तक मनाया जाता है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, बोहाग बिहू, कटी बिहू, भोगाली बिहू। बोहाग बिहू, कटी बिहू, भोगाली बिहू। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बोहाग बिहू, क्योंकि जब ये बोहाग बिहू मनाया जाता है, 7 दिनों में से कुछ दिन ये बिहू चलता है, बोहाग बिहू, तो उसे कहते हैं नववर्ष, असम का नववर्ष। उसके अलावा एक त्यौहार है बैखो, प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब कृषि बोने से पहले, कृषि करने से पहले ये बैखो त्यौहार वहाँ पर मनाया जाता है। उसके अलावा एक देहिंग फटकाई,
3 दिन तक चलता है, एनुअल फेस्टिवल है, हर साल मनाया जाता है, 3 दिन तक चलता है। देही पटकाई। अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ जिसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अम्बुबाची जून में मनाया जाता है। मी डैम मीफी, इसके नाम में देखना, डैम डैम मतलब वो होते हैं मरे हुए व्यक्ति, तो दिवंगत व्यक्तियों की याद में मी डैम मीफी। मी डैम मीफी असम में मनाया जाता है दिवंगत व्यक्तियों की याद में 31 जनवरी को। 31 जनवरी को मनाया जाता है, डेट भी याद रखना। बेसुग, बेसुग और बेखो, दो चीज़ याद रखना, बेसुग और बेखो, ये 2 त्यौहार है असम के। बोडो जनजाति द्वारा बेसुग, बे से बे याद रखना, बे से बेसुग, बे से बोडो। उसके अलावा एक त्यौहार है माजुली। माजुली, माजुली कहाँ पे? असम में। अलियाई लिगांग, ऐसे याद रखना, असम, ऐसे अलियाई लिगांग, अलियाई लिगांग, अलियाई लिगांग, अलियाई लिगांग। चाय महोत्सव, असम में चाय महोत्सव। करम पूजा महोत्सव, करम पूजा कहाँ मनाया जाता है? असम में। करम पूजा असम में, करम पूजा असम में। रोंगकर, दोल, रोंगकर असम में, दोल असम में, हुसरी असम में, उरुका असम में, द्विजिंग असम में। ठीक है, असम में इतने सारे त्यौहार है, ये सब याद करने पड़ेंगे भाई, ये सब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। तक असम के हैं बिहू 7 दिनों तक मनाया जाता है। असम का राज्य के त्यौहार है। बोहाग बिहू इसका एक पार्ट है, दूसरा पार्ट कटी बिहू है, तीसरा पार्ट भोगाली बिहू है। बोहाग बिहू को नववर्ष कहा जाता है असम का। बेखो प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कृषि से पहले मनाया जाता है। बेखो के साथ आप याद रख सकते हैं बेसुग को, बेसुग बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देहिंग पटकाई 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ जिसे कहा जाता है अम्बुबाची, असम में मनाया जाता है। 31 जून को मनाया जाता है। 31 जनवरी को तो मी डैम मीफी मनाया जाता है, जो कि दिवंगत व्यक्तियों, मरे हुए व्यक्तियों की याद में मनाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मी डैम मीफी, मी डैम मीफी थोड़ा सा याद रखना। अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ, मी डैम मीफी, मी डैम मतलब दिवंगत व्यक्ति। बेसु बोडो जनजाति द्वारा माजुली एक त्यौहार हो जाएगा। अलियाई लिगांग एक त्यौहार है। चाय महोत्सव, चाय असम में फेमस है। करम पूजा, करम पूजा याद रखना, करम पूजा असम में मनाया जाता है। कर्मा एक होता है जो बिहार में मनाया जाता है, लेकिन करम पूजा असम में मनाया जाता है। रोंगकर, रोंगकर, रोंग खड़े हो जाएंगे चाय पीकर आपके, तो असम में मनाया जाता है। दोल, दोल, दोल असम में, दूसरी असम में, उरुका असम में, द्विजिंग असम में। भाई एक बात बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों की एक ट्रिक कोई नहीं होती है, आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे। ट्रिक जो बनाते हैं वो जल्दी नहीं कर पाते, वो ट्रिकों में उलझे रहते हैं। आपको ये चीज़ ऐसे याद होनी चाहिए कि आपसे क्वेश्चन आएगा बेसुख कहाँ माना जाता है, तुरंत टिक करना, बेसुख असम, बेसुख असम, तुरंत। अलियाई लिगांग असम, असम। 3 सेकंड में अपना आंसर दे दिया, 3 सेकंड में आपने कंप्यूटर पर ऑप्शन भर दिया असम। तो 3 सेकंड में, जहाँ पर आपको 30 सेकंड मिलते हैं एक सवाल के लिए, आपने 3 सेकंड में कर दिया, तो बाकी के जो 27 सेकंड है वो आपके यूज़ किए जा सकते हैं बड़े प्रश्नों में। तो इसी तरह से पेपर बनाया जाता है। उनका भी यही दिमाग होता है कि ये छोटे सवालों के लिए कम समय दें। आज के ये 2 ही पढ़ेंगे हम, आगे कल पढ़ेंगे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश हम बेसिक से एडवांस पूरी पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। वर्ब मैंने चालू कर दिया है, बट इससे पहले के भी कुछ टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स वगैरह, वर्ड, सेंटेंस, जो भी है सब पढ़ेंगे। बस पहले हम वर्ब पढ़ेंगे, इसमें वर्ब मैंने चालू कर दिया तो यही पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? डूइंग या स्टेट वर्ब होती है, किसी कार्य का करना या होना ही वर्ब होता है। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब है। नहाना, खाना, पीना, धोना, हाना, जो भी है वो वर्ब है। जैसे कि वीपिंग, स्लीपिंग, जो भी है वर्ब। वर्ब को 2 पार्ट में हम करते हैं, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। मेन वर्ब समझ लो, मेन वर्ब तो मतलब जो मुख्य क्रिया है, जैसे कि कपड़े धोना, रोटी खाना, ये सब तो है। बाकी मुख्य क्रिया इसमें 2 पार्ट होते हैं। रेगुलर में ईडी लगाकर, जैसे इरेगुलर में जैसे गो, वेंट, गोन। रेगुलर में ईडी लगता है, जैसे कि रेगुलर हैंग, हैंग का हैंगड हो जाएगा, ऐसे भी होता है। ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। मेन है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती है मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं बी, डू और हैव। बी, डू और हैव। मॉडल्स को पढ़ लेते हैं पहले। मॉडल्स में वर्ब्स कौन सी है? मॉडल्स भी एक हेल्पिंग वर्ब भी है। ये मेन वर्ब के रूप में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते आप इनको। ओनली हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट बी यूज एज मेन वर्ब।
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू। यूज टू एक मॉडल भी है, एडजेक्टिव भी है, और नीड और डेयर है जो मॉडल और मेन वर्ब भी है। ये थोड़ा आपको याद है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है। प्राइमरी में बी डू हैव आ जाएगा। कैन बी यूज एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दोनों यूज कर सकते हैं। बी में कौन कौन सी आती हैं? इज, आर, वाज वर्ब। डू में डू, डज, डिड। हैव में हैज, हैव, हैड। मॉडल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी बस। वर्ब की कितनी सारी फॉर्म होती है? बेस्ट फॉर्म होती है, वर्ब की बेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसे प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को हैज, हैड, मतलब थर्ड फॉर्म में ये सब आता है। आईएनजी फॉर्म होती है, सीएस फॉर्म होती है। बी को हम कल समझेंगे यहाँ से आगे। थोड़ी सी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी। रीजनिंग में एनालॉजी हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है समानता। समानता मतलब दो चीज़ दे देंगे समान करके, जैसे कुर्सी और बेड दे दिया और आपसे पूछ लिया आसमान के साथ क्या रिलेट करेगा। कुर्सी लकड़ी की है, बेड लकड़ी का, आसमान बादलों का, आसमान के साथ एक ऑप्शन दे देंगे बादल, वो रिलेट कर जाएगा। इसे बोलते हैं एनालॉजी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अपन सब चीज़ें। कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी देख लेते हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी होती है। भूटान की राजधानी थिम्पू होती है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। कनाडा की ओटावा है। जापान की टोक्यो है। चीन की बीजिंग है। रूस की मॉस्को है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। यूके लंदन, कैनबरा। यूके की लंदन। ईरान की तेहरान। मिस्र की काहिरा। ग्रीस की एथेंस। बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका की कोलंबो। कैंपा की, केन्या की नैरोबी। स्पेन की मोही है, ये दिख नहीं रहा है जैसे। इराक बगदाद। इटली रोम। पाकिस्तान इस्लामाबाद। ब्राज़ील ब्रासीलिया। क्यूबा हवाना। किंगिस्तान बिश्केक। म्यांमार की नेपिताओ। तो ये हैं कुछ राजधानियाँ, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। राजधानियाँ आप याद कर लेना इनमें से।